चलो बच्चों, जैसे हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देखे रेडियस के बारे में, कोवेलेंट रेडियस, क्रिस्टल रेडियस, वंडर वाल्स रेडियस, और इनके रिलेशन को भी देखे कि सबसे बड़ा रेडियस होता है वंडर वाल्स, फिर उसके बाद क्रिस्टल रेडियस और कोवेलेंट रेडियस सबसे छोटा होता है। ठीक है, ये कुछ एक्सप्लेनेशन है कि कोवेलेंट रेडियस को क्या हम बोलेंगे, क्रिस्टल रेडियस में क्या होगा, क्रिस्टल्स के फॉर्म में वंडर वाल्स रेडियस क्या होगा, ये हमने एक्सप्लेनेशन दिया था। आज हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, आज हमको एक्सप्लेन करना है इसी के पीरियोडिक ट्रेंड के बारे में। क्या हमें जानना है, एक्सप्लेन करना है पीरियोडिक ट्रेंड। किसका पीरियोडिक ट्रेंड हमें जानना है? एटॉमिक रेडियस का। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पीरियोडिक ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई। बहुत सारे रेडियस हैं तो इसलिए रेडियाई बोल दिया मैंने। ठीक है, एटॉमिक रेडियाई का जो पीरियोडिक ट्रेंड्स होगा वो क्या होगा, जनरली हम ये देखेंगे व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम अगर हम मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगा, और व्हेन वी मूव फ्रॉम पीरियड लेफ़्ट टू राइट तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा। यानी एटॉमिक रेडियस के लिए जनरल ट्रेंड जो मिलेगा वो कुछ ये मिलेगा आपको। जनरल ट्रेंड क्या होगा, पीरियड में डिक्रीज करेगा और ग्रुप में क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि आप ये जानते हैं कि एटॉमिक रेडियस जो होता है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के क्या होता है, इन्वर्सली होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के क्या होता है, इन्वर्सली होता है, और पीरियड में मूव करने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। व्हेन वी मूव इन पीरियड increasing the इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, इंक्रीज होने लगता है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा। अब ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है, ये फॉर्मूला तो हमें जानते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नॉट अप्लीकेबल इन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ENC नॉट इफेक्टिव इन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में ये इफेक्टिव नहीं होता। कौन? ENC। इसीलिए जीरो ग्रुप का मेंबर जो होता है, जीरो ग्रुप के मेंबर की रेडियाई सबसे ज़्यादा होती है। जीरो ग्रुप के मेंबर की रेडियाई क्या होती है, सबसे ज़्यादा। यानी ये जो पीरियड में मूव आप कर रहे हो अप टू 17 ग्रुप, कहाँ तक, 17 ग्रुप तक आप जा रहे हो। कहाँ तक जा रहे हो, 17 ग्रुप का। क्लियर? एक इसका एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। जैसे हमने लिया लिथियम, फिर हमने लिया बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो हमें मिलेगा क्या, एटॉमिक रेडियस का जो ट्रेंड होगा वो कुछ इस टाइप से मिलेगा। क्लियर? बट इन केस ऑफ नियॉन के केस में क्या होगा कि उसके एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा होगी। यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा, नियॉन की रेडियस फ्लोरीन से बहुत बड़ी होती है। और ये एक्चुअल जो पॉइंट आपको मिलता है कि नियॉन की साइड पीरियड में सबसे बड़ी साइड होगी। यानी जीरो ग्रुप के मेंबर की रेडियस जो होगी वो सबसे बड़ी होगी। नियॉन होगा, फिर लिथियम होगा, फिर बेरिलियम होगा, फिर बोरान होगा, फिर कार्बन होगा, नाइट्रोजन होगा, फिर ऑक्सीजन होगा, और फिर फ्लोरीन। एक क्वेश्चन बनता है कि वाई 18th ग्रुप members having maximum radius than another elements of same period। एक ही पीरियड के सारे मेंबर से ये ज़्यादा क्यों होता है, एक क्वेश्चन ये बनता है। तो उसके लिए रीज़न हम बताना पड़ेगा। इसका सॉल्यूशन, ड्यू टू stable
configuration due to stable configuration expressed by 18th group elements. Here is ENC not effective. ENC इफेक्टिव नहीं होता, ENC इफेक्टिव नहीं होता, by which its radius be maximum. ये चीज़ होता है। तो आप ये जानिए पीरियड में सबसे लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस किसके पास होता है? वो 0 ग्रुप या 18th ग्रुप के मेंबर या नोबल गैस के मेंबर के पास होता है। किसके पास होता है? नोबल गैस के मेंबर के पास होता है। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस जो होता है वो पीरियड में क्यों डिक्रीज करता है? EN से इंक्रीज करता है। 0 ग्रुप के मेंबर की रेडियस सबसे बड़ी क्यों होती है? क्योंकि वहाँ ENC इफेक्टिव नहीं होता है। ENC इफेक्टिव न होने का रीज़न क्या होता है? क्योंकि वहाँ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट होती है। ऑक्टेट और डुप्लेट क्या होती है? कंप्लीट होती है। जैसे एटम जो होता है वो बहुत ही स्टेबल होता है और वहाँ पर क्या होता है? न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन क्या होता है? वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब कि इंट्रैक्शन कम हो जाता है। ENC वहाँ पर इफेक्टिव नहीं होता है जिसके कारण वो डिक्रीजमेंट हो। क्लियर? अब एटॉमिक रेडियस, दूसरा पॉइंट कि एटॉमिक रेडियस जो होता है, एटॉमिक रेडियस ये हमारा क्या होता है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसलिए क्या होता है कि ग्रुप नंबर में क्या होता है कि व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, in a group, atomic radii increasing. एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता हुआ चला जाएगा। क्लियर? क्योंकि ग्रुप में क्या होता है कि उसके नंबर ऑफ सेल का इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगा। जैसे अगर हमने लिया लिथियम को लिया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबोडियम, सीजियम, ऐसा कुछ हमने लिया एंड फ्रांसियम की बात किया तो क्या होगा? वो रेडियस इंक्रीज करेगा क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन आप करोगे तो 2 1 आएगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2 8 1 आएगा, 3 सेल इन्वॉल्व, इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 1 हो जाएगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन आप करोगे 2 8 18 8 1 हो जाएगा, 5 नंबर ऑफ सेल, इसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 8 18 18 8 1 आ जाएगा, 18 2 36 36 46 48 54 55। ठीक है, फिर अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 8 18 32, हाँ 32 हो जाएगा। फिर ये आपका 87 हुआ तो 18 दूना 36 32 68 10 78 18 8 1 तो 1 2 3 4 5 6 7 7 सेल इन्वॉल्व हो जाएंगे। यानी आप ये कह सकते हो जितने नंबर ऑफ सेल इन्वॉल्व होंगे उतना ज़्यादा उसका एटॉमिक रेडियस हो जाएगा। नंबर ऑफ सेल के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं होगा? जैसे अगर ये न्यूक्लियस हुआ, न्यूक्लियस का ये पहला सेल हुआ, ये दूसरा सेल हुआ, ये तीसरा सेल हुआ, तो ये डिस्टेंस तो अलग अलग होगा। डिस्टेंस बढ़ता ही चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? इस तरीके से क्या होता है? ग्रुप में ये इंक्रीज करता है। ठीक है, ये जनरल ट्रेंड रहा। ये क्या रहा? जनरल ट्रेंड। अब हमें जानना होगा, क्या जानना होगा भाई? एक्सेप्शन को। एक्सेप्शन में रेडियस का जो एक्सेप्शन हमें मिलता है वो मिलता है 13 ग्रुप में। बोरान हुआ, एल्युमिनियम हुआ, गैलियम हुआ,
इंडियम हुआ और थैलियम हुआ। तो यहाँ पर आप ये देखोगे कि एल्युमिनियम का रेडियस जो होता है वो गैलियम से बड़ी हो जाती है। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि वाई रेडियस ऑफ एल्युमिनियम ग्रेटर देन रेडियस ऑफ गैलियम, क्यों ऐसा होता है? इसका सॉल्यूशन आप जानिए। इन गैलियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन nucleus to an atom, nucleus to an atom between nucleus to outermost shell electron 3d10 electron be present causes least screening effect between nucleus to outermost शेल इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन के और न्यूक्लियस के बीच में स्क्रीनिंग कम डालता, बाई विच न्यूक्लियर attraction will be increases cause decreasing atomic radii। तो आप इसको आप देखिए, जैसे ये न्यूक्लियस हुआ, ठीक है, और ये आउटर मोस्ट शेल हुआ, ठीक है। इस न्यूक्लियस या आउटर मोस्ट शेल के बीच में ये आपका ऐसे 3d10 जो है वो एक स्क्रीन डाल रहा है, ये 3d10 है, और 3d10 इस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस आप ये देखिए कि इस इलेक्ट्रॉन पर जो यहाँ से यहाँ अट्रैक्शन होगा, इस आप ये कह सकते हैं इस स्क्रीन के लिस्ट होने के कारण क्या होता है कि ये अट्रैक्शन फोर्स इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये आपका ऐसे पेनिट्रेट कर जाता है, यानी इसका अट्रैक्शन इतना ज़्यादा हो जाता है, न्यूक्लियस से इस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन का इतना ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाता है। क्यों अट्रैक्शन ज़्यादा हो? क्योंकि ये जो 3d10 इलेक्ट्रॉन है, 3d10 कॉजिंग लीस्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीन का काम कम कर रहा है वो। जिससे क्या होता है, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन, इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है कि आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के टूवर्ड्स अट्रैक्शन बढ़ जाता है, और जैसे लगेगा कि उस सेल में वो पेनिट्रेट कर गया, अंदर घुस गया, और जिससे क्या होता है कि उसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस क्या हो जाता है, वो डिक्रीज कर जाता है। बट इन केस ऑफ एल्युमिनियम ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर हम गैलियम का कॉन्फ़िगरेशन करें, गैलियम 31 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p1, यानी इस सेल के, इस 4 सेल के पहले ये 3d10 आ रहा है, और ये 3d10 काजिंग लीस्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये स्क्रीनिंग इफेक्ट कम कॉज करता है, जिसके कारण क्या होता है, न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और वो पेनिट्रेट कर जाता है, अंदर घुस जाता है। अंदर क्या होता है, घुस जाता है। एल्युमिनियम के केस में ऐसा कुछ नहीं होगा, 1s2 होगा, 13 होता है, 2s2 होता है, 2p6 होता है, 3s2
3p1 हुआ। तो यहाँ पर आपके आउटर मोस्ट शेल के पहले कोई आपका 3d10 नहीं आ रहा है। वैसे आप जानिए स्क्रीनिंग इफेक्ट यानी स्क्रीन का इफेक्ट होता है, इसको शिल्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो आप ये जानिए सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है वो कॉज करता है एस। अगर आउटर मोस्ट शेल और न्यूक्लियस के बीच में एस सबशेल के एस इलेक्ट्रॉन अगर इन्वॉल्व हो रहा है तो वो सबसे ज़्यादा स्क्रीन डालता है। फिर उसके बाद कौन डालता है? पी डालता है। उससे कम कौन डालता है? डी डालता है। और एफ सबसे कम करता है। यानी स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो आपका एस सबशेल में सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग होगा और एफ सबशेल में सबसे कम स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा। ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। क्लियर कि स्क्रीनिंग इफेक्ट जो हो रहा है वो किसका ज़्यादा किसका कम है। एस सबशेल का सबसे ज़्यादा स्क्रीन होता है। स्क्रीन ज़्यादा होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा। ये आप जानिएगा। स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ईएनसी के। यानी आप ये कह सकते हो कि जितना ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा ईएनसी उतना ही कम होगा, जितना कम स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा उतना ज़्यादा ईएनसी। और ईएनसी का ज़्यादा होना यानी न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ जाना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और रेडियाई का डिक्रीज कर जाना, ठीक। तो एक रीज़न यहाँ पर एक एक्सेप्शन देख गया कि रेडियस ऑफ एल्युमिनियम इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ गैलियम। क्लियर। ये इसको आप क्या बोलते हैं? डी कॉन्ट्रैक्शन इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डी कॉन्ट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि 3d10 इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस होने के कारण ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ये डिक्रीजमेंट हो रही है। हाँ, ये एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए इसको हम डी कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो चलिए एक और भी आप जानिएगा, दूसरा कि रेडियस ऑफ जिरकोनियम अप्रॉक्स इक्वल टू रेडियस ऑफ हॉफनियम। एक ये भी एक्सेप्शन। जबकि जिरकोनियम और हॉफनियम ये आपका क्या होता है कि ये 2 डिफरेंट पीरियड के मेंबर होते हैं। ये 2 डिफरेंट पीरियड के मेंबर होते हैं। ये आप ये कह सकते हो कि ये आपके फोर्थ ग्रुप के हैं। फोर्थ ग्रुप की अगर हम बात करें तो टाइटेनियम, ठीक है, जिरकोनियम, हॉफनियम। क्लियर। तो ये आपका क्या हो गया? जिरकोनियम और हॉफनियम। तो जिरकोनियम ऊपर है, हॉफनियम नीचे है। इसकी रेडियस ज़्यादा होना चाहिए, इससे होना चाहिए, लेकिन क्या मिल रहा है? रेडियस ऑफ जिरकोनियम अप्रॉक्स इक्वल टू रेडियस ऑफ हॉफनियम, ठीक है। ये जिरकोनियम जो है ये आपका 40 है, ये हॉफनियम जो है वो 72 है। क्या है? 72, ठीक। तो आप ये जानिए इसका रीज़न क्या होगा। अगर हम हॉफनियम का कॉन्फ़िगरेशन करें तो हॉफनियम 72 का कॉन्फ़िगरेशन अगर करें तो ये हमारा क्या होगा? ज़ेनान 54, ये तो पूरा हो जाएगा। फिर 4F14 होगा। क्लियर। 4F14 5 आपका कि ये आपका क्या हो गया? जो 5D2 हो जाएगा, 5D2 6S2 हो जाएगा। क्लियर। 6S2 ऐसे होगा, है ना। तो डी ब्लॉक का ये मेंबर है, ये डी ब्लॉक का मेंबर है। तो आप ये जानिए कि इस 6S2 के पहले ये आपका 4F14 आ रहा है। तो F सबसे जो होता है सबसे लीस्ट स्क्रीनिंग डालता है। तो कहेंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 4F14 between nucleus to outermost shell electron
causes least screening effect by which increasing effective nuclear charge and contraction in its radius, उसके रेडियस में कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। इसे अब 4 या 14 के कारण जो कॉन्ट्रैक्शन है इसको हम बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। दिस कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसको हम ये भी रीजन बोलते हैं कि ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन रेडियाई ऑफ जिरकोनियम इज इक्वल टू रेडियाई ऑफ हॉफनियम, यानी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेडियाई ऑफ हॉफनियम ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इसको हम लोग बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेडियस ऑफ हॉफनियम, contraction of radius of hafnium due to lengthenoid contraction। इसको हम लोग क्या बोल देंगे? lengthenoid contraction। इसको हम क्या बोलेंगे? lengthenoid contraction। यानी 4 या 14 के कारण जो कॉन्ट्रैक्शन हो, जो रेडियस में डिक्रीजमेंट हो, वो lengthenoid contraction। 5 या 14 के कारण जो कॉन्ट्रैक्शन हो उसको हम एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। 2 कॉन्ट्रैक्शन आपको मिलेगा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ये एक्सप्लेनेशन भी मिलता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। जबकि डी कॉन्ट्रैक्शन भी हो रहा है, डी कॉन्ट्रैक्शन, ठीक। एक और भी पॉइंट आप ये देखोगे, लीस्ट डिफरेंस between radii of (4D) series and 5D series radii of between 4D series and 5D सीरीज एलिमेंट्स। यानी आप ये देखोगे कि